एलोकेशन कितना इम्पोर्टेंट है? मैं 1 करोड़ रुपए ना कूड़े में डालना चाहता हूँ, मुझे 5 शेयर के नाम बता दो। अगर आप डाउनवर्ड लिमिटेड रखोगे तो मौके पे चौका नहीं मार सकते। क्या अहम है रिस्क प्रोफाइलिंग में? अब मैच्योर इन्वेस्टर की संख्या ज़्यादा बढ़ गई है कि अभी आपने पैसे लगाए, मान लिया 1 साल के अंदर मार्केट 30% गिर जाती है, आपका क्या व्यू होगा? सर, पोर्टफोलियो को रीबैलेंसिंग करना कितना ज़रूरी है? म्यूचुअल फंड्स सिंप्लीफाइड विद मिस्टर रावल, इस एपिसोड में आपका एक बार फिर से स्वागत है। लास्ट 2 एपिसोड्स में हम समझ चुके हैं कि कितनी इंपॉर्टेंस है करेक्ट टाइम पे इन्वेस्टिंग की और कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, लमसम या एसआईपी। ये तो आपको बिल्कुल समझ आ गया। लेकिन आज हम इस एपिसोड में बात करेंगे एसेट एलोकेशन की और रिस्क प्रोफाइलिंग की। एसेट एलोकेशन की इसलिए क्योंकि आपका डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो होगा तो आप अपने रिस्क को कंट्रोल भी कर पाएंगे। अब हमारे साथ फिर से हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं, मिस्टर आर.सी. रावल, मैनेजिंग डायरेक्टर इंपीरियल इंटरनेशनल के। रावल सर, आपका एक बार फिर से स्वागत है कार्यक्रम में। थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। रावल सर, आपने तो बहुत कुछ सीखा है अभी तक। हमने 2 लास्ट एपिसोड्स तो काफ़ी अच्छे रहे, लेकिन अब क्योंकि हम उस एरा में जा रहे हैं जहाँ पे एसेट एलोकेशन का बहुत इम्पोर्टेंस हमको ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि जिस हिसाब से गोल्ड और सिल्वर में हमने सर्च देखा, जिस हिसाब से आप डेट, जब इंटरेस्ट रेट कम हो रहे थे तो फिर डेट सिक्योरिटीज़ की तरफ ध्यान जा रहा था, तो एसेट एलोकेशन कितना इम्पोर्टेंट है किसी भी निवेश के लिए? एसेट एलोकेशन की बहुत बड़ी भूमिका है हमारे इन्वेस्टमेंट करने के फंड में। जी। सबसे पहले हमें अपने गोल को देखना होगा। गोल को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहला है शॉर्ट टर्म गोल्स। शॉर्ट टर्म गोल्स में हम पीरियड ले सकते हैं स्टार्टिंग से लेके 3 या 6 महीने। इसमें जैसे ज़्यादातर केस में हमें ये हो सकता है कि कभी इमरजेंसी में कोई रिक्वायरमेंट पड़ जाए तो उतनी इन्वेस्टमेंट हमारे पास होनी चाहिए जो इमीडिएटली बिना किसी डाउनवर्ड लॉस के या एग्जिट लोड वगैरह के लिए हम निकाल सकें। तो इसके केस में हम ज़्यादातर डेट इंस्ट्रूमेंट में रहना पसंद करते हैं या आर्बिट्राज टाइप के फंड में रहना पसंद करते हैं। अब बात आ जाती है 6 महीने से लेके और लगभग 5 साल के बीच की, जिसको हम मीडियम टर्म बोलते हैं। अब ऐसे केस में या तो आदमी को कोई बड़ी कार खरीदनी है या बच्चों की एजुकेशन है, हायर एजुकेशन का है, तो ऐसे केस में हमको इक्विटी में हाइब्रिड टाइप की स्कीम्स में ज़्यादा प्रेफर करना चाहिए, जिसमें थोड़ा सा पीरियड तो हमारे पास लंबा होता है, लेकिन स्टिल हमारी रिक्वायरमेंट ये होती है कि उस पीरियड पे पहुंच जाने के बाद हमें उस पैसे की ज़रूरत होगी, तो हम उसको ज़्यादातर हाइब्रिड टाइप के इंस्ट्रूमेंट में रखते हैं। अब बात आती है लॉन्ग टर्म की। लॉन्ग टर्म में हम 5 साल से लेके और 10 साल और उसके बाद फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को ले लीजिए। ये सारी इन्वेस्टमेंट हमें ज़्यादातर केस में इक्विटी में ही रखनी चाहिए, लेकिन इस इक्विटी में रखने में आप ये समझिए कि अप्रॉक्सीमेटली 70% हम इक्विटी में रख सकते हैं और 15% हम डेट टाइप के इंस्ट्रूमेंट में रखते हैं और 15% कमोडिटीज़, जैसे आपने कहा मेटल्स वगैरह में, गोल्ड या सिल्वर में या मल्टी एसेट के फॉर्म में रखते हैं। जिससे कभी कभी क्या होता है कि मार्केट की सिचुएशन को देखते हुए अगर हमें कुछ अपने फोलियो में रीबैलेंसिंग की जरूरत हो तो ये चीजें हेल्प करती हैं। तो रिस्क प्रोफाइलिंग के लिए हमें क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए? जब भी हम अपनी रिस्क प्रोफाइलिंग करते हैं तो कौन से फैक्टर्स हैं जिन पे हमें ध्यान देना चाहिए और क्या अहम है रिस्क प्रोफाइलिंग में? रिस्क प्रोफाइलिंग में कई चीज़ें बहुत अहम हैं। जैसे हम इन्वेस्टर से ये पूछें कि भाई आप कितने, सबसे पहले तो बात पीरियड की आ जाती है, फिर गोल्स की आ जाती है, किस पैसे की क्या आपको ज़रूरत है। रिस्क प्रोफाइलिंग में इस बात का भी ध्यान रखना पड़ता है कि हमारे केवल इनकम के अलावा हमने कौन से लोन वगैरह लिए हुए हैं जो हमको पेमेंट करने होते हैं, बिकॉज किसी समय हमें लोन के पेमेंट की ज़रूरत पड़ती है तो उस समय हमारे रिस्क प्रोफाइलिंग में वो चीज़ कैसे मीट आउट होगी। सबसे बड़ी बात जो रिस्क प्रोफाइलिंग में आती है वो आती है कि जब डाउनवर्ड होगा तो क्या होगा।
सिंपल सा क्वेश्चन अगर कस्टमर से ये पूछें कि अभी आपने पैसे लगाए, मान लिया 1 साल के अंदर मार्केट 30% गिर जाती है, आपका क्या व्यू होगा? आप पैसे हमें और देंगे, रोक लेंगे या पैसे निकाल लेंगे? ये एक इतना अहम क्वेश्चन होता है जिसके बेस पे ये डिसीजन काफी अहम हो जाता है कि आदमी किस तरीके से उसमें रिएक्ट करेगा। वैसे आपको जवाब क्या मिलते हैं जब आप ये सवाल पूछते हैं? तो जवाब, ज्यादातर लोग इसी सवाल में रुक जाते हैं। Okay. ये कहते हैं कि भाई ये हम आपके ऊपर छोड़ देंगे, लेकिन हाँ, पैसा जो है 3 से 5 साल के लिए है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो बोल देते हैं कि नहीं, अगर 20% आ गया तो हम और दे देंगे, बिकॉज उनका एक्सपीरियंस लाइफ का अपना होता है, बिकॉज जिस पोस्ट पे वो काम कर रहे हैं या जिन्होंने और अपनी तरीके से दुनिया देखी हुई होती है, वो नहीं डरते। बट इट डिपेंड्स फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। जनरली उस टाइप के लोग कम मिलते हैं जो ये कहें कि 30% गिरने के बाद सर हम आपको और पैसे देंगे। करेक्ट। लेकिन ये एक बहुत अहम सवाल होता है कि आप गिरते मार्केट में आपका रिएक्शन कैसा होगा। उस रिएक्शन के बेस पे हम डिसाइड कर सकते हैं, या उस समय हम कह सकते हैं देखिए जब आपने कहा था कि 30% गिर जाएगी तो आपका ये रिएक्शन होगा, अब आप ऐसे कह रहे हैं। तो रिस्क प्रोफाइलिंग इस फैक्टर में सबसे ज़्यादा काम आती है। इसके बेस पे हम डिसाइड करते हैं कि वो कस्टमर कंजर्वेटिव है, मॉडरेट है या एग्रेसिव है। इन तीनों चीज़ों के अंदर कस्टमर को क्लासिफाई कर लेने के बाद हम उनको उनके रिस्क के अकॉर्डिंग स्कीम्स की डिटेल्स प्रोवाइड कराते हैं कि आप कंजर्वेटिव इन्वेस्टमेंट हैं। कई लोग बोल देते हैं कि भाई डाउनवर्ड तो ठीक है, 10% से ज़्यादा डाउन नहीं जाना चाहिए, 15% तक ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। पर हम उनको ये भी बता देते हैं अगर आप डाउनवर्ड लिमिटेड रखोगे तो मौके पे चौका नहीं मार सकते। स्मॉल कैप में 35% की रिटर्न आ रही होगी, तो आप आके ये नहीं कंप्लेन करोगे कि सर हमारे में तो केवल 15% की रिटर्न आ रही है। सो आदमी को इस चीज का पूरा ध्यान रखना चाहिए कि जिस समय उसने पैसा लगाया था उस समय उसका गोल क्या था, उसने स्कीम को समझा था या नहीं समझा था, स्कीम उस वाले पर्पस के अकॉर्डिंग परफॉर्म कर रही है नहीं, ये उसका ऑब्जेक्टिव ज़्यादा होना चाहिए रादर देन दुनिया का मार्केट को देख के और चीज़ों को सुन के एक डिसीजन लेना कि हम निकाल लेते हैं जी, लगा देते हैं जी, वो कर लेते हैं। उसको उस स्कीम के पर्पस के अकॉर्डिंग, उसके पीरियड के अकॉर्डिंग उसको एसेस करना चाहिए कि ये उसके बेंचमार्क से, उसके पीयर ग्रुप कंपैरिजन से ये ठीक चल रही है या डेविएट कर रही है ज़्यादा। आपने बिल्कुल अच्छे से समझाया कि जब मार्केट बढ़ रही होती है तो सब बोलते हैं कि हम रिस्क को खुद हैंडल कर लेंगे। जब मार्केट गिर रही होती है तो सब बोलते हैं कि अब क्या करना है, और रिस्क को हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तब मालूम चलता है कि कौन कितना तगड़ा इन्वेस्टर है इस मार्केट में, जैसे कि आपने समझाया। अब ये तो बताइए आपके जो क्लाइंटेल्स है अभी इस मार्केट सर्कमस्टेंसेस में क्या कह रहे हैं आपको? देखिए, अब पहली बात तो ये है कि मार्केट काफ़ी मैच्योर हो गई है, और जैसा डर हमने 2008 या 2020 में देखा था वैसा डर अब नहीं है। आज की डेट में यस, जिन्होंने पिछले 2-3 साल के अंदर स्टार्ट किया है तो जरूर उनके मन में डर है और उनके क्वेश्चन ज़्यादा हैं। और जैसा आपने पहले एपिसोड में पूछा था जी, हमारा वो पोर्टफोलियो रेड हो रहा है, SIP रोक दें या डाउनवर्ड प्रोटेक्ट करें। लेकिन अब मैच्योर इन्वेस्टर की संख्या ज़्यादा बढ़ गई है, बल्कि इवन कम एजुकेटेड लोग भी कि इस बात को समझ चुके हैं कि यस, नीचे की मार्केट में इन्वेस्ट करना ज़्यादा समझदारी है। ना वो SIP रोक रहे हैं, ना वो हमसे डर रहे हैं, बल्कि और लगा रहे हैं पैसे, SIP बढ़ा रहे हैं, और तो और उसमें इंक्रीज कर रहे हैं कि अच्छा सर 50-50 हज़ार इंक्रीज कर दीजिए, 2-2 लाख इंक्रीज कर दीजिए, 5-5 लाख इंक्रीज कर दीजिए। नाउ पीपल हैव अंडरस्टूड
a lot mature as compared to before. सर पोर्टफोलियो को रीबैलेंसिंग करना कितना जरूरी है? पीरियोडिकली रीबैलेंसिंग इसलिए एसेंशियल हो जाता है कि कुछ एसेट्स जो है सिक्लिकल होते हैं, 4 साल नहीं चलते, 5 साल चल जाते हैं। सो रीबैलेंसिंग कब और कैसे करनी चाहिए और कितनी टाइम पीरियड में करनी चाहिए? रीबैलेंसिंग जरूर करनी चाहिए। हमारा पैसा है, हमने पैसा इन्वेस्ट किया है उसको बढ़ाने के लिए, अपनी खुशी को करने के लिए, तो रीबैलेंसिंग तो जरूरी है। और पीरियड उसका अगर हम ये कहें कि क्वार्टर में एक बार रीबैलेंसिंग तो जरूरी है ही। उसके अलावा अगर हमारे किसी गोल्स में चेंज हो जाती है तो रीबैलेंसिंग करना और ज़्यादा जरूरी है। गोल्स में चेंज ऐसे हो गया जैसे फॉर एग्जांपल हमने ये सोचा था कि बच्चों की पढ़ाई के लिए हमने एक सेपरेट एसआईपी कर रखी है जो इतने साल के अंदर में इतनी अमाउंट हो जाएगी और उसके हम एडमिशन के टाइम में ये पैसे हमें काम आएंगे। हमने ये सोचा था कि हम बच्चों को फॉरेन कंट्रीज में पढ़ाएंगे, लेकिन उनका एडमिशन यही हो जाता है, वो पैसे हमारे पास स्पेयर हो जाते हैं, हमें वो लगाना है। अब वार टाइप की सिचुएशन ले लें। वार टाइप की सिचुएशंस में यस आदमी के दिमाग में आ जाता है कि हमारे पास इमरजेंसी फंड जो हम 3 महीने का रखते थे उसको अब 6 महीने का रख लेना चाहिए, तो थोड़ी सी रीबैलेंसिंग जरूरी है। और तो और हो सकता है अगर किसी की जॉब में प्रॉब्लम आ रही हो, उसको लग रहा हो कि अब हमारी जॉब पता नहीं ऐसे में जा सकती है, तो रीबैलेंसिंग करना जरूरी है। अब और भी रीबैलेंसिंग के रीज़न हो सकते हैं। आज हम ज़्यादातर लोगों से सुन रहे हैं, सर 1 साल में सारा पोर्टफोलियो रेड दिखाई पड़ रहा है, 2 साल में सारा पोर्टफोलियो रेड दिखाई पड़ रहा है। ऐसा नहीं है। आज भी अगर आप देखें तो मल्टी एसेट एलोकेशन की रिटर्न जो है 16% से लेके 22% तक पिछले साल में है और 2 साल के एवरेज में भी वो 20% के आसपास है। तो मेरा कहने का मतलब है उसकी रिटर्न का कारण ये था कि गोल्ड में एलोकेशन था एंड गोल्ड ने काफी अच्छी ज्यादा रिटर्न दी है। Correct. अब अगर ऐसा टाइम आ गया है और उसकी इन्वेस्टमेंट मान लीजिए मल्टी एसेट में काफी ज्यादा थी और उसको ये लग रहा है कि इस समय वैल्यूएशन हमें दूसरी जगह पे बेटर मिलेगी, तो यहाँ फियर एंड ग्रीड, एक तरफ वो अपनी ग्रीड को कम करे और दूसरी ओर जहाँ फियर दोनों का है वहां उसको चेंज कर ले। इसको कर पाना ही ना सबकी हिम्मत नहीं होती। होता क्या है कि जहाँ 22% की रिटर्न आ रही होती है हम इसको क्यों निकालें, भाई ये तो 22%, अब 22% की दी है पर क्या आपको उम्मीद है कि आगे भी 22 की आती रहेंगी? अब जहां से 22 की आ सकती है आप थोड़ा सा उसको रीबैलेंसिंग कर लें। सो इट डिपेंड्स ऑन द इंडिविजुअल कैरेक्टर। और एग्जाम्पल अगर दें तो इतने एग्जाम्पल हैं जिसका कोई हिसाब किताब नहीं। मेरे पास एक कस्टमर थे, हमेशा केवल डेट में लगाते थे। क्योंकि उनके बिजनेस का पैसा होता था, कंपनी का पैसा, और उनको सलाह कई जगह से मिलती थी, चाहे वो उनका बेटा कहीं और इन्वेस्ट करता था या बैंक वाले भी उनको अप्रोच करते थे। तो उन्होंने मुझे कह रखा था कि मेरे से गलती से भी अगर कोई स्कीम ऐसी निकल जाए कि जिसमें 4% भी इक्विटी है ना, तो वहाँ पे मुझे मत लगाने देना। अच्छा, इंस्ट्रक्शन दे रखी थी। एक बारी उनके डेट में रिटर्न 5% के आसपास की आ रही थी, तो मैंने उनको कहा कि नेक्स्ट टाइम रिटर्न सर थोड़ा सा कम हो जाएगी, बिकॉज यील्ड जो है गिरने का नहीं है, यील्ड हाई। देन ही सेड सर 1% भी रिटर्न आया ना राहुल साहब तो मेरा पैसा डेट में ही रहने देना, मुझे इक्विटी मत समझाना। सेम कस्टमर एंड उनके पैसे काफी अच्छी अमाउंट में लगते थे। सेम कस्टमर ने कोविड टाइम में मुझे घर पे फोन किया, पहले घर के हालचाल लिए एंड देन उन्होंने कहा रावल साहब ऐसा है, मैं 1 करोड़ रुपए ना कूड़े में डालना चाहता हूँ, मुझे 5 शेयर के नाम बता दो। मैंने उनकी फितरत को जानते हुए उन 5 शेयर्स के नाम भी ऐसे बताए जो कंजर्वेटिव होते हैं, ITC नाम नहीं लेना चाहूंगा, और वो 5 शेयर भी 1 साल में कितने हो गए। उसके बाद तो मेरा ये कहने का मतलब है अब टाइम के हिसाब से कस्टमर्स मैच्योर हो रहे हैं और वो बात नहीं है जो पहले थी। परसेंटेज ऑफ मैच्योर पीपल
is much more than it used to be before. तो रावल सर से आज हमने ये समझा कि एसेट एलोकेशन कितना ज़रूरी है, रिस्क प्रोफाइलिंग कितना ज़रूरी है, क्योंकि एसेट एलोकेशन से आप जो है वो डाइवर्सिफाई करते हैं और डाइवर्सिफिकेशन से आपके पोर्टफोलियो में स्टेबिलिटी आती है। और वैसे ही अगर हम रीबैलेंसिंग की बात करें तो वो डिसिप्लिन क्रिएट करता है आपको। क्वार्टरली अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट को रीबैलेंस करते हैं based on the circumstances, based on the news flow, based on what's really happening in the market, तो आप लॉन्ग टर्म में अच्छी वेल्थ क्रिएशन कर सकते हैं। लेकिन अब सवाल आता है कि शुरुआत जल्दी करनी चाहिए या फिर जब आपको टाइम मिले, जब आपके पास सरप्लस फंड्स हो तभी आप शुरुआत करें। यानी कि जो अगले एपिसोड का हमारा टॉपिक होगा वो ये होगा द कॉस्ट ऑफ डिले। जितना आप डिले करेंगे उतना बेहतर है, या जितना आप कम डिले करेंगे, जल्दी शुरू करेंगे, वो आपकी वेल्थ को ज़्यादा वेल्थ क्रिएशन में ज़्यादा मदद करेगा। तो इस पे हम चर्चा करेंगे। रावल सर बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू। सो एपिसोड को यहीं खत्म करते हैं, नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं।